हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसको बोलते हैं पादप पोषक तत्व। पादप पोषक तत्व, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, यानी पादप पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत कुछ देख लिया था। जैसे कि हमने देख लिया था कि पादप पोषक तत्व क्या होता है, इसका यानी कि वर्गीकरण देख लिया था बहुत प्रकार से, इनके सिद्धांत देख लिए थे, आवश्यकता के सभी पोषक तत्व किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं ये भी देख लिया था। और हम आखिरकार पहुंच गए थे उनकी कमी और लक्षणों पर, यानी कि कार्य में कमी पर पहुंच गए थे लास्ट एंड फाइनल टाइम पे, कार्य और कमी। ठीक है, कार्य और कमी के अंतर्गत पहुंच गए थे, तो हमने पढ़ ली थी नाइट्रोजन के कार्य और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। इंग्लिश में बोलते हैं कमी को डिफिशियंसी, है ना। तो हमने नाइट्रोजन तक तो सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसके बाद में है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा प्यारा सा पोषक तत्व फॉस्फोरस। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फॉस्फोरस। ठीक, फॉस्फोरस क्या होता है? एक ऐसा पोषक तत्व है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो हम अपनी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी के आ जाता हूं। तो भाई जब फॉस्फोरस स्टार्ट करने जा रहे थे, तो फॉस्फोरस यानी कि नाइट्रोजन तो हमने पढ़ लिया था, तो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉस्फोरस। यानी फॉस्फोरस होता क्या है, कैसा होता है, किस रूप में पौधों को प्राप्त होता है, इसकी कार्य क्या है, इसकी कमी के लक्षण क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फॉस्फोरस है जो पौधों को H2PO4 H2O4 PO4 के रूप में पाया जाता है, यानी कि प्राप्य रूप होता है फॉस्फोरस का, तो पौधे उसको H2PO4 H2O4 और PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि ये क्या है, किस रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, एक स्वस्थ पौधे में जो फॉस्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? स्वस्थ पौधे में फॉस्फोरस की मात्रा होती है 0.1% से 0.4% तक, यानी कि फॉस्फोरस जो स्वस्थ पौधे में 0.1% से 0.4% तक पाया जाता है। और समान सांद्रता, यानी कि इसकी पीएच, यानी कि किस पीएच पर ये समान सांद्रता में पाया जाता है, यानी कि पूरी मृदा में समान सांद्रता में किस पीएच पर पाया जाता है, तो यानी कि अच्छा है, यानी कि अच्छी पीएच की जो यानी कि उपलब्ध होता है या अधिकतर वो 7.2 पर होता है। ठीक है, 7.2 पीएच पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यानी कि कोई अधिक अम्लीय मृदा है या फिर अधिक क्षारीय मृदा है, तो उसमें फॉस्फोरस उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यानी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि यानी कि अधिक अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम में आयरन तथा क्षारीय मृदाओं कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण फॉस्फोरस जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो थी फॉस्फोरस के बारे में सामान्य जानकारी। अब देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है और ये कैसे कैसे अपने यानी कि पौधों के लिए लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कार्य, मेन बात पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। ये 2 पॉइंट थे इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको लिखा दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फॉस्फोरस के कार्य के ऊपर, यानी फॉस्फोरस क्या क्या कार्य करता है पौधे में। ठीक है, पहली बात, इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, यानी पौधों की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, इसे जीवन कुंजी भी कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी में एडीपी के निर्माण में सहायक होता है, इसका ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए यानी ऊर्जा की मुद्रा यानी एटीपी एडीपी दोनों के निर्माण में सहायक होता है। इसको जीवन की कुंजी क्यों कहते हैं? पहली चीज ऊर्जा मुद्रा तो गई, अब इसको जीवन की कुंजी क्यों कहते हैं? ठीक है, ये आरएनए और डीएनए, यानी जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, आरएनए डीएनए, उसमें भी ये सहायक होता है, यानी कि ये आरएनए और डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है, इसलिए जीवन की कुंजी कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस जो किस किस में सहायक होता है? जीवन की कुंजी कहते हैं आरएनए डीएनए निर्माण में सहायक होने के लिए। ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ऊर्जा स्थानांतरण में निर्माण में सहायक होने के लिए, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जड़ों के निर्माण में भी सहायक होता है, फॉस्फोरस जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद में कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ठीक, फॉस्फोरस कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है, यानी कि सभी पोषक तत्व कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है कि फॉस्फोरस जो अप्रत्यक्ष रूप से आनुवांशिक लक्षणों को, अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है, यानी फॉस्फोरस क्या करता है कि अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है, तो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का कार्य भी यही करता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि फॉस्फोरस का फर्स्ट कार्य क्या है। ठीक है, पहला कार्य बोलते हैं इसको जड़ों का निर्माण में सहायक है। ठीक है, जड़ों के निर्माण में सहायक, ये सबसे सीधी बात है, इसको याद रख लो कि कौन सा पोषक तत्व जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक। तो फर्स्ट चीज फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस है जो जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम, ये क्या करता है। ठीक है, इसे जीवन यानी कि यह है ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा निर्माण व स्थानांतरण में सहायक है, ऊर्जा निर्माण व स्थानांतरण में सहायक है। ठीक है, स्थानांतरण यानी ऊर्जा के निर्माण में उसके स्थानांतरण में सहायक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी करेंसी। करेंसी, ठीक है।
मीनिंग गलत हो सकती है क्योंकि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी, हिंदी भी कम आती है, पर यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस कि यह ऊर्जा निर्माण में स्थानांतरण सहायक होता है, इसकी ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी बोलते हैं। इसके बाद में इसको एक इंपॉर्टेंट नाम और दिया गया है, यानी कि जीवन की कुंजी। इसको जीवन की कुंजी क्यों कहते हैं? पहली चीज तो अभी ये कंफर्म करने की इसको जीवन की कुंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आरएनए व डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। यह है आरएनए व डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में सहायक, आरएनए व डीएनए के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक सहायक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, आरएनए व डीएनए के निर्माण में सहायक होने के कारण इसको बोलते हैं जीवन की कुंजी भी बोलते हैं। ठीक है, जीवन कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आरएनए डीएनए के निर्माण में सहायक है, इसलिए इसे जीवन की कुंजी भी कहते हैं। अब बात की जाएगी अब तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो कि निर्माण में सहायक है, ऊर्जा के स्थानांतरण में निर्माण में सहायक, इसलिए ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा की वो है यानी कि इकाई है, वो एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक बोल सकते हैं हम, एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक। ठीक है, एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक, इसलिए एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो यह है अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, यानी कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। क्या करता है? फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, सूखा प्रतिरोधी बनाता है। ठीक, ये चार कार्य हो गए, यानी कि क्या करता है? जड़ों का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण में स्थानांतरण करता है, आरएनए डीएनए का निर्माण करता है और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। चौथा पॉइंट है कि आरएनए डीएनए को यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है, आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। ठीक, ये हो गए फास्फोरस के इंपॉर्टेंट कार्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्फोरस को जीवन की कुंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए व डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। इसको ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं या एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, हमने फास्फोरस के इंपॉर्टेंट कार्य थे देख लिया था, खासकर से बार कोई क्वेश्चन जाएगा 90% इसमें से आ जाएगा, 10% यानी कि है नहीं, इसके बाहर कुछ है ही नहीं है, यानी कि फास्फोरस में इसके बाहर कुछ है ही नहीं। कार्य तो यही है इंपॉर्टेंट जो आने लायक है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कमी के लक्षण क्या है, इसकी कमी कैसे होती है, क्या क्या चीज दिखती है। ठीक है, तो देखो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि क्या करते हैं कि अगर अधिकता होती है यानी फास्फोरस की अगर अधिकता होती है, आयरन में जिंक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर अगला पॉइंट हम नेक्स्ट में लिख लेंगे। और इसका जो प्रमुख खनिज है वो हेमेटाइट है, हाँ हेपेटाइट है, यानी कि फास्फोरस है जो यानी कि ज्यादा अधिकता होगी तो आयरन में जिंक की कमी हो जाएगी। इसका प्रमुख खनिज हेपेटाइट है, सॉरी हेमेटाइट बोल दिया था, हेपेटाइट इसका प्रमुख खनिज। और इसका जो सूचक पौधा है वो सरसों में राई है। ये नेक्स्ट मेन पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे करेंगे। 2 मिनट ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फास्फोरस की अधिकता होने पर, फास्फोरस की अधिकता होने पर क्या होने पर, अधिकता होने पर आयरन में जिंक की कमी हो जाती है। किसकी कमी? आयरन में जिंक की कमी। यही एक लॉस है इसका जो इंपॉर्टेंट है, यानी फास्फोरस की अधिकता होगी तो आयरन में जिंक की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक इसका लक्षण हो रहा है प्रमुख लक्षण, यानी पुरानी पत्तियों का बैंगनी रंग यानी धब्बे बनना, यानी कि इसका कमी का लक्षण है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर फास्फोरस की कमी होगी, क्या होगी? कमी होगी, तो यानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाएंगे। यानी कि फास्फोरस की कमी से पुरानी पत्तियों पर क्या हो जाता है, पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये फास्फोरस की कमी का लक्षण हो गया, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, अगर अधिकता होगी तो आयरन में जिंक की कमी हो जाएगी और अगर कमी होगी तो पुरानी पत्तियों पर क्या हो जाएंगे, बैंगनी रंग के धब्बे बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका अगर प्रमुख खनिज की बात की जाए, नहीं फास्फोरस का प्रमुख खनिज, फास्फोरस का प्रमुख खनिज है वो क्या है, प्रमुख खनिज है वो एपेटाइट है, यानी कि क्या है, एपेटाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्फोरस के प्रमुख खनिज कौन सा है, तो वो है एपेटाइट। क्या है? एपेटाइट। और अगर इसके सूचक पौधों की बात की जाए तो वो सरसों में राई के पौधे हैं, यानी सूचक पौधे हैं, पौधे वो है सरसों व राई के। कौन कौन से? सरसों व राई। ठीक है, हमने फास्फोरस आज कंप्लीट कर लिया है, यानी फास्फोरस की अधिकता होने पर आयरन जिंक की कमी हो जाती है। फास्फोरस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हम उसको देखते हैं। यानी कि फास्फोरस जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, यानी पौधों की जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने इसके कार्य, नहीं फर्स्ट चीज पढ़ी थी फास्फोरस है क्या, फास्फोरस को पौधे H2PO4- H3PO4- H2PO4- H3PO4- H2 H और PO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी।
सेकंड चीज थी कि फास्फोरस स्वस्थ पौधे में 0.1 से 0.4% पाया जाता है। थर्ड चीज थी यानी कि अधिक अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन तथा क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिक होने के कारण पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। तीसरी चीज यानी कि मृदा में इसकी समान सांद्रता का पीएच कौन सा 7.2, ठीक है। तो इसके कार्य पड़ा था, ये जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, इसे जीवन की कुंजी कहते हैं क्योंकि आरएनए में डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, इसे ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा एनर्जी करेंसी बोलते हैं क्योंकि एटीपी व एडीपी के निर्माण में ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक होता है, ठीक है। चौथी चीज हमने पढ़ी थी कि क्या है कि फास्फोरस से लोग प्रत्यक्ष रूप से फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। पांचवी चीज हमने देखा था इसका पॉइंट कि फास्फोरस है जो यानी कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका हमने देखी थी कमी, यानी कि अगर इसकी पौधों में कमी हो जाएगी तो पत्तियों, पुरानी पत्तियों को बैंगनी रंग के धब्बे बन जाएगी, ठीक है। अधिक तो हो जाएगी तो आयरन में जिंक की कमी हो जाएगी पौधे में, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए मृदा में आयरन में जिंक की कमी हो पौधे में भी आयरन में जिंक की कमी हो। अगर इसकी नेक्स्ट बात की जाए तो यानी कि हमने इसका देखा था सूचक पौधा सरसों में राई के थे, ठीक है। प्रमुख खनिज था वो एपेटाइट था, ठीक है। आज हमारा फास्फोरस पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो पोटेशियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको लेट हो रहा है थोड़ा, तो यानी कि मैं शाम को एक और क्लास डाल दूंगा, उसमें ही पोटेशियम कर लूंगा या फिर कल सुबह जल्दी आपको पोटेशियम की क्लास मिल जाएगी क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट अच्छी बात है।